दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अमित शाह के पटना पहुंचने के साथ बिहार में जो सियासी सरगर्मी तेज हुई, एनडीए के अंतर विरोध सामने आने लगे और इन सब के बीच क्या 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे, इसको लेकर जिस प्रकार से संशय के बादल मंडराने लगे, उससे यह साफ हो चला कि एनडीए ऊपर से एक गठबंधन तो है, लेकिन अंदर में एनडीए एक गठबंधन नहीं है। बिहार के वोटर्स के बीच जो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो क्या वो मुख्यमंत्री नागपुर के इशारे पर चलने वाले मुख्यमंत्रियों की तरह होगा? क्या वो उस मुख्यमंत्री की जो सोच होगी, वो कार्यशैली होगी, वो कार्यशैली भजन लाल शर्मा या योगी आदित्यनाथ वाली होगी? तरह तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी के रवैये को लेकर एनडीए के वोटर्स के बीच में उठने लगे हैं। और जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की। जरा सोचिए, अंजना ओम कश्यप, आज तक की एंकर, उनके कार्यक्रम के लिए 50 मिनट का समय अमित शाह को था। सुबह सुबह बड़े अरमानों के साथ नीतीश कुमार के से मिलने गए, लेकिन नीतीश कुमार ने अमित शाह एंड कंपनी को, जो भी 4-5 भाजपा नेता उनके साथ थे, 15 मिनट में निपटा दिया। हंसते हुए मिले और बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने ये कहा, जो वहां मौजूद लोग थे उनकी माने तो बहुत गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार ने यह कहा कि आपका पूरा इंटरव्यू कल मैंने सुना है, आपने कल एक अच्छा इंटरव्यू दिया। स्वाभाविक है कि जिस इंटरव्यू में यह कहा गया कि चुनाव के बाद नेता कौन होगा, बिहार में मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सवाल पूछा गया, तब यह कहा गया कि विधायक दल तय करेगा। और उस नेता के द्वारा कहा गया जो नेता जनता के बीच में जाकर यह कहता है कि 2024 तो छोड़िए, 2029 के चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। 2029 के बाद की गारंटी लेने के लिए, वोटर को आश्वस्त करने के लिए अमित शाह तैयार है, लेकिन 2025 में 14 नवंबर के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा एनडीए के जीतने की सूरत में, इस पर विधायक दल के मत्थे मढ़ने की बात यदि अमित शाह कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं कि उस पूरे खेल को, उस पूरी स्क्रिप्ट को वो समझ नहीं पाए। वो उस पूरी स्क्रिप्ट को समझ चुके हैं और सबको पता है कि ये स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जा रही है। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले अमित शाह का एक इंटरव्यू आया था, आज तक चैनल पे ही चला था। और उस इंटरव्यू में, जब उस इंटरव्यू में एंकर राहुल कंवल ने उनसे पूछा, दिल्ली में वो इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया कि आखिर बिहार में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस वक्त अमित शाह ने कहा था पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना हो, भारतीय जनता पार्टी को ही 122 सीटें मिलनी हो, इस तरह से उन्होंने कह दिया था कि ये सब फैसले मीडिया कॉन्क्लेव में तय नहीं होते, ऐसे कार्यक्रमों में तय नहीं होते, बल्कि ऐसे फैसले संसदीय बोर्ड में तय होते हैं। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने जिस प्रकार से तेवर बदले, उस बदले हुए तेवर ने नींद उड़ाकर रख दी थी। उसी बदले हुए तेवर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। लेकिन क्या नीतीश कुमार लाडला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किए जाने लायक नेता है? आज की तारीख में बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो नीतीश कुमार का संसदीय जीवन जितना लंबा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनसे बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है। नीतीश कुमार 85 में विधायक बने थे, 89 में सांसद बने थे, 90 में केंद्र में मंत्री बने थे, जबकि नरेंद्र मोदी तो सीधे 2001-2 में जाकर विधायक ही बने थे। आप सोच सकते हैं कि 2001-2 में विधायक बनने वाला व्यक्ति 85 में विधायक बनने वाले और 90 में केंद्रीय मंत्री बनने वाले व्यक्ति को लाडला मुख्यमंत्री बनकर संबोधित करे, कहकर संबोधित करे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार एनडीए में क्या चल रहा है। और बिहार एनडीए की जो परिस्थितियां हैं, वोटर्स के बीच, जेडीयू के कोर वोटर्स के बीच जो संदेश जा रहा है, उससे साफ हो चला है, करीब करीब साफ हो चला है कि बिहार में कहीं ऐसा तो नहीं हालात बन गया, ऐसे हालात तो बिहार में नहीं बन गए कि एनडीए 142 सीटों पर और एनडीए समर्थित 101 सीटों पर लड़ रहे हो। यार ये बात मैं नहीं कह रहा, आप जरा इस सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाले गए बिहार बीजेपी के इस पोस्ट को देखिए।
जब जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी की थी अपने कैंडिडेट की, तो जेडीयू के कैंडिडेट के समर्थन में जो पोस्ट किया गया था उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। एनडीए समर्थित जदयू, एनडीए समर्थित जेडीयू का जिक्र यदि किया जा रहा है, उससे साफ लोगों को लगता है कि क्या जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं है कि एनडीए समर्थित जेडीयू कहा जा रहा है? क्या ये यूपीए और वाम मोर्चे वाला कोalition है? जब वाम मोर्चा अपने आप को यूपीए से अलग कहता था, क्या वही स्थिति बिहार में बनी हुई है कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड नहीं है और एनडीए के अंदर 142 सीटें लड़ी जा रही है और जेडीयू 101 सीटें लड़ रही है? बिहार के वोटर्स के बीच कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो घूम रहे हैं, उन सवालों के बीच नीतीश कुमार को चुनाव के बाद एनडीए के जीतने की सूरत में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन सब सवालों के बीच अगर बिहार के वोटर्स के बीच विमर्श इस लेवल पर पहुंच गया हो, इस लेवल पर पहुंचा हुआ हो जिसमें लोग ये देख रहे हो कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर कितने विधायक पहुंच पाते हैं, अब ये सोचने के पीछे क्या मंशा, क्या मानसिकता हो सकती है, ये 14 नवंबर को के बाद पता चलेगा। लेकिन जेडीयू और आरजेडी के साझा विधायकों की संख्या का जिक्र यदि हो रहा है कि कितने लोग जेडीयू और आरजेडी के टिकट पर विधानसभा पहुंचेंगे, तो कई सारे सवाल यहीं से जन्म लेने शुरू होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस और भाजपा की बिहार में ताकत क्या है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस और भाजपा की कुल मिलाकर 93 सीटें मिली थी। 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी एनडीए में रहकर, और महागठबंधन में रहकर 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 74 और 19 93। लेकिन राजद और जदयू यानी मंडल फोर्सेड जनता दल परिवार की दो शाखाओं के विधायकों की संख्या यदि देखने की नौबत आ रही है, तो कई सारी बातें एक साथ साफ हो जाती है कि जिसका जवाब नीतीश कुमार अकेले नहीं, नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर कोई स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं कर ली है। क्योंकि राजद और जदयू 2005 से यदि आप नजर डालें तो 2005 से हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें राजद और जदयू को मिली थी। 2005 का आंकड़ा देखिए, जब राष्ट्रीय जनता दल को 54 और जनता दल यूनाइटेड को 88 सीटें मिली थी, यानी राजद और जदयू के विधायकों की संख्या 142 थी। 2010 की स्थिति को देखें, गठबंधन भले ही अलग था लेकिन राजद और जदयू के विधायकों की संख्या 137 थी, 115 जदयू और 22 राजद। 2015 की स्थिति को देखें तो लालू यादव और नीतीश कुमार साथ में लड़ रहे थे, उनके विधायकों की संख्या 151 तक पहुंच गई थी, 71 जदयू और 80 राजद। और 2020 की संख्या को देखें, जब दोनों अलग अलग लड़ रहे थे तब इनके विधायकों की संख्या 118 थी, 75 राजद और 43 जदयू। तो यह संख्या 142, 137, 151 और 118 यानी 122 के मैजिकल फिगर से ऊपर या उसको टच करने की स्थिति में हमेशा रही है। तो ऐसे में भला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की मंशा कहां तक बिहार में कामयाब हो सकती है, और क्या बिहार का वोटर इसको कामयाब होने देगा? कई सारे सवाल एक साथ उमड़ घुमड़ रहे हैं, और जो नीतीश कुमार की सियासत का मिजाज रहा है कि दाहिने हाथ को नहीं पता चलता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को नहीं पता चलता कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने अब तक राजनीति की है, उनका वो चर्चित तकिया कलाम लोगों के बीच में करप्शन के मुद्दे पर रहता है कि ना तो हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। लेकिन आज जब पूरी बिहार की भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष लीडरशिप के ऊपर प्रशांत किशोर ने एक एक कर खुलासे दर खुलासे के अंदाज में कई सारे भ्रष्टाचार और शिक्षा डिग्री से संबंधित आरोप लगा दिए, तो क्या उसके बाद दिल्ली की ईडी और सीबीआई की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि भाजपा के अपने नेताओं की भी जांच करे? जो ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं के दरवाजे पर अक्सर दस्तक देती रहती है। राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक राज्य बिहार में तमाम बड़े मुद्दों के बीच ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जेएनजी बिहार का अपनी जगह है, रोजगार का मुद्दा अपनी जगह है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना, औद्योगिकरण नहीं होना, फैक्ट्रियां नहीं खुलना, ये एक अलग मुद्दा है। और इन तमाम मुद्दों पर 10 सालों से की मनमोहन सिंह सरकार से सवाल पूछने की जगह अब जनता 11 सालों की सरकार जो नरेंद्र मोदी चला चुके, यूं कहें 11.5 सालों की सरकार जो नरेंद्र मोदी चला चुके, उनसे अब जनता सवाल पूछने की स्थिति में है कि आखिर 11.5 सालों के दरमियान बिहार में ऐसा, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ऐसा क्यों हुआ
40 सांसद देने वाले बिहार के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, जबकि 26 सांसद देने वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन भी दी गई, गिफ्ट सिटी भी दी गई, वर्ल्ड कप के उद्घाटन से लेकर फाइनल का मैच तक दिया गया। बिहार को एक भी मैच नहीं वर्ल्ड कप में। क्या क्या नहीं कहा गया और क्या क्या नहीं गुजरात को दिया गया। सब कुछ गुजरात को दिया गया, जबकि गुजरात से 26 लोग जीतकर दिल्ली जाते हैं, बिहार से 40 लोग जीतकर दिल्ली जाते हैं। जितने गुजरात की पूरी ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में लगी, उससे कहीं ज्यादा ताकत हर चुनाव में बिहार के लोगों ने लगाई, बिहार के सांसदों ने लगाई, बिहार की जनता ने मोदी जी को उतना बहुमत दिया। 26 से ज्यादा सीटें तो बिहार की जनता ने एनडीए को हर चुनाव में दी, 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, फिर भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। ये सारे सवाल अभी जनता के बीच में है, लेकिन सौतेले व्यवहार की परिस्थितियों के बीच जाति गणना के बाद होने वाले इस पहले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कितना तालमेल हुआ, कितना नहीं हुआ, इस सवाल पर बहस हो सकती है। एनडीए में कितनी गांठ है और कितना बंधन है, इस पर सवाल हो सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाला बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि बिहार में एक परमानेंट गठबंधन है, लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन। वो गठबंधन जो निजी संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का जो गठबंधन है, सियासत की परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं, उसमें कहीं से कोई गांठ पड़ती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन क्या घूम फिरकर सवाल वही आता है कि क्या विधायक दल की बैठक होने तक इंतजार करेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को यह मौका देंगे कि राजभवन के पाले में गेंद चली जाए? और जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को निपटाया गया, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की जगह नया मुख्यमंत्री भाजपा ने, गुजरात लॉबी की मर्जी का मुख्यमंत्री चुना गया, क्या वो मौका नीतीश कुमार देने वाले हैं? बिहार की सियासत का खेल 14 नवंबर को नहीं, बिहार की सियासत का खेल 11 नवंबर की शाम 6 बजे, यानी जब दूसरे फेज की वोटिंग संपन्न हो जाए, उसके बाद से शुरू हो जाए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार की सियासत में भाजपा की एंट्री रोककर किसने रखी है? बिहार में भाजपा का सीएम किन लोगों ने नहीं बनने दिया? आखिर गिरिराज सिंह जैसे भाजपा नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, या भाजपा का कोई दूसरा नेता, गिरिराज सिंह या उनकी जगह उसके पहले सीपी ठाकुर रहे हो या कोई भी रहा हो, मंगल पांडे रहे हो, अगर भाजपा का कोई नेता बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो इसके पीछे की असली कारण क्या है? इसका असली कारण यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की साझा ताकत हमेशा इतनी रही, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरती रही। लेकिन एसआईआर के बाद होने वाले इस पहले वोटिंग में क्या बिहार इस स्थिति को कायम रख पाएगा? सवाल यही है। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के ऊपर लालू यादव का और तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है, और तेजस्वी यादव लालू यादव के राजनीतिक भविष्य के ऊपर नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक के तौर पर काम करते हैं। आज से नहीं, 74 आंदोलन के समय से देखा जा रहा है। लेकिन 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद की बात जो मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। नीतीश कुमार कभी भी 14 नवंबर की तारीख का इंतजार करते हुए उस परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे जब उनको थोड़ा भी एहसास पहले या दूसरे चरण के दरमियान यदि हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उनका एकनाथ शिंदेकरण करना चाहती है, महाराष्ट्र मॉडल को अपनाना चाहती है, और बिल्कुल वही भाषा जो अभी बोल रही है, जो महाराष्ट्र में बीजेपी बोल रही थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को थोप दिया गया। वो कोशिशें जो बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार और लालू यादव इसे कामयाब होने देंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। तो क्या बिहार का असली खेल 11 नवंबर से ही शुरू होगा? 11 नवंबर की शाम के बाद नीतीश कुमार अपने राजनीतिक इरादों को साफ कर देंगे। आमतौर पर परंपरा यही रही है कि जब भी आखिरी वोटिंग संपन्न होती है, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता होते हैं, लोकतंत्र के महापर्व में सबसे पहले, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करने वाली जनता को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, जनादेश अच्छा है इसके पक्ष में उम्मीद जताते हैं। लेकिन बिहार में जनादेश से ज्यादा जनादेश के पीछे का खेल कहीं कोई खेलने की कोशिश महाराष्ट्र की तरह तो नहीं कर रहा। यह सवाल यदि सबसे बड़ा हो जाए तो कई महत्वपूर्ण सवाल एक साथ खड़े होते।
भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे चुनाव लड़ती है, ये जानना, इसको डिकोड करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार में एमवाई समीकरण राजद का आधार वोट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 32% के आसपास एमवाई के वोट है, 32 32.5%। उसमें 2-2.5% छोड़ दे तो 30% वोटर बीजेपी के खिलाफ हर चुनाव में खड़े रहते थे इस चुनाव के पहले। और 30 के खिलाफ जो 70% वोटर होते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती थी कि अपने गठबंधन के साथ वो 40-42% तक पहुंच जाए। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कभी 91 पहुंची, तो कभी 53 पहुंची, तो कभी 74 पहुंची। ये कोशिश बीजेपी करती रहती थी। अब की जो स्थिति है, 10% के करीब बिहार का दलित वोटर और नीतीश कुमार के समुदाय का कुर्मी मतदाता जिस प्रकार की संशय की स्थिति में दिखाई दे रहा है, उससे हालात यही बन रहे हैं कि अब बीजेपी 30-70 नहीं बल्कि 40-60 की कोशिशों में जाकर उलझ गई है, क्योंकि जिन 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 101 सीटों की हकीकत यही है कि 40% वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और बचे हुए 60% में, जिसमें भाजपा भी है, जिसमें मुकेश सहनी भी है, जिसमें आईपी गुप्ता भी है, जिसमें प्रशांत किशोर भी है, जिसमें और भी तमाम नेता है, जीतन राम मांझी भी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है, तमाम बड़े नेता और छोटे नेता या बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी, तमाम पार्टियां उसी 60% में सिमटी हुई है। और वहीं से फैसला होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर उन 60% में कितने वोट उन्हें मिल पाएंगे, क्योंकि 40% यदि बीजेपी की सीटों पर यदि किसी कोर वोटर खड़ा हो जाए कि भाजपा के खिलाफ वोट डालना है, उस संख्या जो 30% की थी वो बढ़ के 40% हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। बिहार में 19% के करीब दलित वोटर है, और दलित वोटर में और कुछ नहीं तो 7-8% वोटर तो इस मानसिकता के अभी जरूर है, जो संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ जो यूपी से लेकर बिहार में आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव तक खड़े हो गए थे और पूर्वांचल से लेकर बिहार के दक्षिण पश्चिम बिहार का नतीजा बदल दिया था। और अब दलित वोटर्स के बीच जिस प्रकार का कांग्रेस प्रेम जगा है, कांग्रेस ने बिहार में राजेश राम के रूप में एक चेहरा स्थापित करने की कोशिश की है, उसका भी बीजेपी की सीटों पर नुकसान है। दूसरा, नीतीश कुमार के समुदाय का जिक्र मैंने कर दिया। तो इन सब हालात के बीच एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट श्रिंक हो रहा है, नीतीश कुमार के समर्थन में जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव के पहले यह डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि सीएम चेहरा कौन होगा। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं उसके मायने को समझिए। सभी जानते हैं कि वो बयान नीतीश कुमार के पक्ष में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को जिन इलाकों में सीटें मिली है, अपनी 6 सीटें जो उनकी पार्टी की मिली है, 6 सीटों में 3-4 सीटें उनकी निकल जाए, उनकी अपनी सीटें निकालने के लिए नीतीश कुमार का वोट चाहिए। ज्यादातर तो उनके परिवार के सदस्य 2 या 3 लड़ रहे हैं, तो अपनी सीटें निकालने के लिए नीतीश कुमार का कोर वोटर चाहिए। उन्हें इस बात की आशंका सता रही है कि जो जेडीयू का कोर वोटर जो सलूक इस चुनाव में बीजेपी के की सीटों पर कर रहा है, लोजपा यानी चिराग पासवान की सीटों पर कर रहा है, वो सलूक कहीं हम की सीटों पर ना कर दे। सभी जानते हैं कि एक सांसद के बूते केंद्र में एमएसएमई के कैबिनेट मिनिस्टर है, मध्यम लघु कुटीर उद्योग के विभाग के मंत्री हैं। मंत्री पद छोड़कर वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अपना घर जलाकर दूसरे का घर रोशन करने जीतन राम मांझी नहीं जाएंगे। सभी जानते हैं कि वो कभी चुनाव के बाद की परिस्थितियों में नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि भला क्यों अपना मंत्री पद वो गंवाएंगे। लेकिन उन्हें वोट चाहिए नीतीश कुमार का, ये बात वो बखूबी समझते हैं। अनुभवी राजनेता है, 80 के करीब अब उनकी उम्र होने वाली है, लिहाजा इन सब चीजों को वो समझते हैं। लेकिन क्या बिहार एनडीए के बाकी नेता इसे समझ नहीं रहे? आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें नीतीश कुमार ने महज 15 मिनट अमित शाह को समय दिया? ये बिहार के लोग बखूबी समझ सकते हैं कि 15 मिनट का समय देना और सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो इसका जिक्र कर देना कि कल का आपका इंटरव्यू देखा, यदि इसका जिक्र कर दिया गया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार कितने दूर के खेल को देख रहे हैं। क्या गुजरात लॉबी के सीक्रेट प्लान की भनक उन्हें लग गई है? वो प्लान लीक हो गया है और उस प्लान के पहले सह और मात के खेल में नीतीश कुमार 14 नवंबर के पहले 11 नवंबर की शाम से भी अपने पासे फेंकना शुरू कर देंगे। देखते जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। बिहार की राजनीति
ऊपर का एक गठबंधन, अंदर का एक गठबंधन, वोटर के बीच का सामाजिक गठबंधन, विमर्श का स्तर, उम्र सीमा यानी एज ग्रुप के आधार पर बना हुआ अलग अलग वोट बैंक, कमंडल की क्षीण होती भूमिका, मंडल की भूमिका के बीच और ज्यादा परत दर परत मंडल का विभाजन कमंडल के विभाजन को पूरी तरह से तार तार करता हुआ नजर आए, तो आप सहज इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तिनका तिनका जोड़कर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पीक के दौर में बिहार में 40% वोटों तक नहीं पहुंच पाई। 80% हिंदुत्व की बात की जाती है, 80% हिंदू मतदाता बिहार में है, 82%। उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 35-36% तक भी नहीं ला पाई। तो जब जाति गणना के बाद चुनावी हिंदुत्व गायब हो गया, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां ले जाकर खड़ी पा रही है और कहां नीतीश कुमार ने उसे पहुंचा दिया है, किस तरह की सियासत को में बिहार को ले जाकर नीतीश कुमार ने फंसा दिया या एक नए तरह की सियासत का रास्ता खोल दिया है, उसके पूरे पटाक्षेप के लिए, पूरे खेल की स्क्रिप्ट देखने के लिए 11 नवंबर की शाम तक हमें जरूर इंतजार करना चाहिए कि 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद क्या होने वाला है, कौन सा खेल होने वाला है। इंतजार कीजिए और इंतजार के साथ इस बात पर नजर रखनी जरूरी है कि आखिर कौन सा दांव नीतीश कुमार 11 नवंबर की रात्रि से खेलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।